हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस को समझते हैं। यहाँ सिग्निफिकेंस का मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस से है, इसलिए इन्हें इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस भी कहा जाता है। किसी भी कंपनी में बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पर ही डिसीजन ले पाती हैं। इन पार्टीज में हम मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज को इंक्लूड करते हैं। ये सभी वो पार्टीज हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पर ही अपने डिसीजन को लेती हैं, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट कि किस तरह फाइनेंशियल एनालिसिस मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। दे वांट टू मेक श्योर दैट द बिजनेस मस्ट बी इन अ सॉल्वेंट पोजीशन टू पे द डेब्ट्स एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू। By comparing the financial statement of their business with the financial statements of other firms in the same trade, managements can draw significant conclusion about the sales, profits and expenses, etc. इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट उसकी कंपनी की सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल स्ट्रक्चर के जानने में इंटरेस्टेड होता है। यहाँ सॉल्वेंसी का मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने की पोजीशन से है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट से है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कंपनी की एसेट से है। साथ ही मैनेजमेंट को यह भी श्योर करना होता है कि कंपनी सॉल्वेंट पोजीशन में रहे, जिसमें वो अपने डेब्ट्स को यानी लायबिलिटीज को टाइम पे कर सके जब भी वो अकर हो। इन सभी बातों का पता मैनेजमेंट को फाइनेंशियल एनालिसिस की स्टडी करने के बाद ही पता चलता है, जिसके लिए वो फाइनेंशियल एनालिसिस का यूज करती है। साथ ही मैनेजमेंट अपनी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अदर फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करती है, जिससे वो सेल्स, प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड अलग अलग पॉइंट्स के बारे में कंक्लूजन निकालती है और साथ ही अपने बिजनेस के ट्रेंड को समझ पाती है। इन सभी डिसीजंस को लेने के लिए किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को फाइनेंशियल एनालिसिस करना जरूरी है और यही इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल एनालिसिस की। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, important for investors. Investors and shareholders of the business are interested in the longevity of the business enterprise and therefore they want to know the earning capacity of the business and its prospectus for future growth and prosperity. किसी भी कंपनी में शेयरहोल्डर्स या इन्वेस्टर्स तभी इन्वेस्ट करते हैं जब बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले, साथ ही बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी हो और बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ को लेते हुए प्लान्स भी काफी अच्छे हों। एक इन्वेस्टर या शेयर होल्डर कंपनी में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी हेल्प्स देम अ ग्रेट डील इन असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू पे डिविडेंड एट द हायर रेट एंड ऑल्सो द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके ही ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी क्या डिविडेंड को सही टाइम पर पे कर पाएगी, साथ ही जो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ भी रहे और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको हाई रिटर्न भी रिसीव हो। मींस वो कंपनी से हाई डिविडेंड रिसीव करने के लिए भी एक्सपेक्ट करते हैं और इन सभी बातों का वो डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करके ही कर पाते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, इंपॉर्टेंस फॉर गवर्नमेंट। Government can judge on the basis of analysis of financial statement which industry is progressing on the desired lines and which industry needs the financial help. Government can take a decision to reduce the GST in those industries where the profit margins are low in comparison to the cost of the production and vice versa. गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करके ही डिसीजन लेती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज डिजायर्ड लाइन के अंदर प्रोग्रेस कर रही है, मींस कि वो सभी लॉस को फॉलो करते हुए बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन कर रही है या नहीं,
साथ ही गवर्नमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस की स्टडी करके ही ये डिसाइड करती है कि कौन सी इंडस्ट्री को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। यहाँ फाइनेंशियल हेल्प का मतलब अगर कंपनी लो प्रोग्रेस कर रही है तो गवर्नमेंट उसे सब्सिडीज की हेल्प से हेल्प करती है, और इसका पता भी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी करके ही पता चलता है, जिसके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस जरूरी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज कम प्रॉफिट अर्न कर रही है उनसे जीएसटी कम चार्ज करके भी उनकी हेल्प करती है, और इसके लिए भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस की स्टडी करती है कि अगर कोई कंपनी का मार्जिन कम है, मींस वो प्रॉफिट अगर कम कमाती है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट उससे जीएसटी कम लेगी, और इन सभी बातों का डिसीजन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करके ही ले पाती है। इसलिए गवर्नमेंट के लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट है फोर्थ, इंपॉर्टेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। All the financial institutions which provide finance to the industries such as banks, insurance companies, unit trusts, etc. want to know the profit earning capacity of the business and its long-term solvency. They want to assess not only the present position of the business but also its likely position in the future. And analysis of financial statements helps them in ascertaining this. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट और ऐसी ही सभी कंपनीज को इंक्लूड करते हैं जिससे कंपनी फाइनेंस लेती है, मीन जिससे कंपनी लोन के लिए अप्लाई करती है। और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन तभी देता है जब आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो और साथ ही आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को वो कंफर्म कर पाए, मीन्स कि बिजनेस में वो लंबे टाइम तक सभी लायबिलिटीज की पे आउट ईजिली कर पाएगा। साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी प्रेजेंट पोजीशन के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर उनकी स्टडी करके आपकी फ्यूचर पोजीशन को भी कैलकुलेट करते हैं। इन सभी बातों को कैलकुलेट करने के बाद ही कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को लोन देता है, और इन सभी बातों का पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने के बाद ही पता चलता है। इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट है फिफ्थ, importance for stock exchange authorities. They analyze the financial statement of a company to determine its price earning ratio and earning per share. With the help of such analysis, the market price of a company share is determined. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने से ही किसी कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंशियल एनालिसिस की हेल्प से ही किसी कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है उसको डिटरमाइन किया जाता है, और ऐसा करने के लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस जरूरी है। और इस तरह आपके इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर हमने टोटल 5 यूजर्स को देखा जिनके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी है, जिसमें फर्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग के बारे में आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है। सिंपली विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स है। सम फर्म्स रिजॉर्ट टू विंडो ड्रेसिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कवर अप बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द ईव ऑफ अकाउंटिंग डेट। फॉर एग्जांपल, they may not record the purchase made at the end of the year, or they may overvalue their closing stock. In such cases, the results obtained by analysis of financial statement will be misleading. इसका मतलब है कि विंडो ड्रेसिंग की हेल्प से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, मींस कंपनी डिजिट्स को ऊपर नीचे करके बैड फाइनेंशियल पोजीशन को अकाउंटिंग ईयर के एंड डेट पे मींस 31 मार्च को चेंज करती है। ऐसा करने से वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर दिखाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी साल के एंड में परचेज को रिकॉर्ड ना करे या क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दे तो उस केस में कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा दिखेंगे, और ऐसा करने से अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करोगे तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो मिसलीडिंग होंगे। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है इन केस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन यही है, विंडो ड्रेसिंग। देन सेकंड लिमिटेशन है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। If two firms adopt different accounting policies, the comparison between the two will be unreliable. अगर कोई भी दो कंपनी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके अपने अकाउंट्स को बनाती है तो इस केस में उनमें कंपैरिजन करने से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा,
वो पूरा एनालिसिस आपका अनरिलायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म अपनी फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाती है और दूसरी फर्म अपनी फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से लगाती है, तो उस केस में दोनों ही स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करने पर जो कंक्लूजन निकलेंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे, साथ ही वो बिल्कुल अनरिलायबल होंगे। तो ये भी आपकी एक लिमिटेशन है ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। एंड थर्ड आपकी लिमिटेशन है डिफिकल्ट इन फोरकास्टिंग। Financial statements are a record of past events and historical facts. In the fast-changing and developing modern business, the analysis of past information may not be of much use in the future forecasting. Continuous changes take place in the demand of the product, policies adopted by the firm, and the position of the competition, etc. As such, no estimate based on the analysis of historical facts can be made for future. इन सभी का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिन ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं वो पास्ट इवेंट्स और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पर होते हैं। मींस ये वो सभी चीजें होती हैं जो पहले से ही लास्ट ईयर अकर हो चुकी है। और हम जानते हैं कि आज के टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, कंपनी की पॉलिसी और बिजनेस में कंपटीशन लगातार चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पर कंपनी फ्यूचर की फोरकास्टिंग नहीं कर सकती है। और इसी तरह ये भी एक लिमिटेशन है ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। द नेक्स्ट है फोर्थ, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड ओनली दोज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर omitted from the books at all, as these cannot be expressed in terms of monetary terms. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम उन्हीं इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको आप इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस कर सकें। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को या इवेंट को इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर हम चेंजेस इन मैनेजमेंट, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, फर्म्स एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। पर ये सभी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बिजनेस के एनालिसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पर इनको रिकॉर्ड ना कर पाना फाइनेंशियल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है, क्योंकि इन सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आप इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आप फाइनेंशियल एनालिसिस में कंक्लूजन के लिए 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी लिमिटेशन की वजह से आपके कंक्लूजन मिसलीडिंग होंगे। और इसी तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हिट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।